दोस्तों 15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास का वो दिन था जिस दिन दोस्तों भारत ने अंग्रेजों की गुलामी से अपने आप को आजाद करवाया और पूरी दुनिया के सामने भारत एक आजाद मुल्क बन गया। 15 अगस्त 1947 को दोस्तों जब भारत आजाद हुआ था ना, तो उस टाइम पे भारत की ये कंडीशन थी कि भारत के पास ना तो दोस्तों खाने के लिए कोई अनाज था, ना दोस्तों चलाने के लिए कोई बड़ी फैक्ट्री, और ना दोस्तों भारत इस हालत में था कि भारत के पास इस प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जिसका इस्तेमाल करके भारत अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी हथियार बना सके। इन्हीं सब वजहों से दोस्तों बाकी जो देश थे ना दुनिया के, जैसे अमेरिका जैसे पावरफुल देश, उन देशों को दोस्तों ये लगता था कि भारत दोस्तों एक काफी गरीब और एक काफी पीछे रहने वाला जो देश है वो है, और इसी वजह से अमेरिका जैसे देश भारत को कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करते थे ताकि भारत अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधार सके और अपना जो गुजारा है उसको सुचारू रूप से चला सके। लेकिन फिर भाई दोस्तों एक दिन अचानक ऐसा होता है 15 अगस्त 1947 की आजादी के बाद, मैं बात कर रहा हूं 1974 की, ठीक है। 1974 में यानी कि आजादी के 27 साल बाद में ऐसा होता है कि राजस्थान के पोखरण में भारत ने एक धमाका किया, और ये जो धमाका हुआ ना, इस धमाके के बाद अमेरिका जैसे देशों के कान खड़े हो गए और अमेरिका को इस धमाके के बाद ये क्लियर हो गया कि भाई भारत अब कोई गरीब देश नहीं रहा। साथ ही दोस्तों ये भी इस धमाके के बाद ये भी हो गया कि भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जो देश अपनी सुरक्षा के लिए बड़े और खतरनाक हथियार रखते थे। देखिए दोस्तों, मैं यहां पे आज बात कर रहा हूं भारत के पहले परमाणु परीक्षण की। आज इस वीडियो में मैं भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था उसकी पूरी हिस्ट्री और कहानी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत ने दुनिया को चकमा देकर जो भारत ने परमाणु बम है ना उसको कैसे बनाया, उसकी पूरी कहानी आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक बात आपको और क्लियर कर दूं, 1974 में ये जो परमाणु परीक्षण हुआ था राजस्थान के पोखरण में, उस टाइम पे सरकार थी इंदिरा गांधी की, जिनको आयरन लेडी कहा जाता है, और इन्हीं के राज में, इन्हीं की सरकार में ये बम धमाका हुआ था, मतलब परमाणु परीक्षण हुआ था। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई उस टाइम पे इंदिरा गांधी थी तो ये जो परमाणु परीक्षण है वो इजीली हो गया होगा, मतलब कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर परमाणु बम बनाया और ले जाके उसको राजस्थान में फोड़ दिया, ऐसा नहीं है। देखिए 1974 में लगभग इस बॉम्ब के परीक्षण को करने में भारत को लगभग 27 साल लग गए। अब इन 27 सालों के अंदर दोस्तों भारत की सरकार ने और भारत के वैज्ञानिकों ने काफी ज्यादा मेहनत की, काफी ज्यादा चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ा, और उसके बाद सभी मुसीबतों से लड़ने के साथ साथ उन्होंने एक दिन इसको सक्सेसफुली इसका परीक्षण कर लिया। अब ये जो पूरी मुसीबतें हैं, पूरी जो हिस्ट्री है इस परमाणु परीक्षण की, वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो देखिए आज का ये जो वीडियो है ना वो काफी इंटरेस्टिंग, काफी एजुकेशनल और मोस्ट वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से और करूंगा दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार के और भी इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर सकते हैं, और आपको लगता है कि ये चैनल और ये वीडियो आपके लिए काम का है तो आप मेरे साथ जुड़ना जरूर, एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए हम आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और आज के इस वीडियो में भारत का जो परमाणु परीक्षण है उसको भारत ने कैसे सक्सेसफुल किया, कैसे पहला परमाणु बम बनाया भारत ने, उसकी पूरी हिस्ट्री और पूरी कहानी आज हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वाला जो वीडियो है वो हम चैप्टर वाइज समझेंगे ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला चैप्टर है हमारा भारत को जरूरत क्यों पड़ी। देखिए दोस्तों, भारत ने जो परमाणु परीक्षण किया था उसके बाद भारत के पास एक परमाणु बम बन गया। अब भारत को यह परमाणु बम बनाने की जरूरत कहां पड़ी वो हम सबसे पहले यहां पे समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके पीछे कारण था कि 1945 में क्या हुआ कि अमेरिका जो देश है उसने जापान के ऊपर एक परमाणु बम गिरा दिया।
भारत जापान का जो नागासाकी और हिरोशिमा थे उस पे अमेरिका ने 2 बॉम्ब गिराए, फैट मैन और लिटिल बॉय। अब उसके पीछे भी कारण है। देखिए उस टाइम पे क्या हो रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए जापान को रोकना जरूरी था। इसलिए अमेरिका ने जापान को रोकने के लिए क्या किया कि जापान के 2 शहरों पर परमाणु बॉम्ब गिरा दिए और जैसे ही परमाणु बॉम्ब गिराए जापान के लगभग 1 लाख लोग उस बम धमाके में मारे गए और उसके बाद जापान की आर्मी ने और जापान की सेना ने अमेरिका के सामने घुटने टेक कर सरेंडर कर दिया। और जैसे भाई दोस्तों ये सरेंडर हुआ ना, पूरी दुनिया को यह समझ में आ गया कि भाई जिसके पास परमाणु हथियार है, जिसके पास परमाणु शक्ति है ना, वही अब दुनिया को लीड करेगा या वही दुनिया के अंदर सुपर पावर कहलाएगा। और उस टाइम पे जो भारत की जनता को लीड कर रहे थे भारत के नेता, उनको भी काफी इजीली समझ में आ गया था। उस टाइम पे भारत की जनता को लीड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक बात दोस्तों मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, देखिए 1945 में अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिराए थे। अब 1945 में भारत आजाद नहीं हुआ था, लेकिन उस टाइम पे भारत को लीड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके सामने ये बम धमाका हुआ था। तो इन्होंने दोस्तों इस धमाके के बाद ये कहा, इन्होंने कहा कि विज्ञान का ये विनाशकारी रूप है, लेकिन अगर इसको शांतिपूर्ण उपयोग किया जाए तो ये ऊर्जा का एक अपार स्रोत भी बन सकता है। और इसी पर्पस को लेके देखिए मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं, जब ये बम धमाके जापान में हुए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के आने वाले प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उस टाइम पे नेता थे, उनके दिमाग में या उनके जहन में ऐसा कोई भी विचार नहीं था कि भाई हमारे देश के अंदर भी हम परमाणु हथियार बनाएंगे जिनको आने वाले टाइम में किसी देश के ऊपर फेंक के उसको नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसा उनका कोई भी विचार नहीं था, बल्कि उनको यही लगता था कि इस प्रकार के बॉम्ब बनाना गलत है, मानव सभ्यता के लिए खतरा है। लेकिन उनको यह बात पता थी कि अगर इस परमाणु ऊर्जा का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमारे देश की जो बिजली डिमांड है उनको पूरा किया जा सकता है और बाकी जो देश की डिमांड है परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड उनको भी कंप्लीट किया जा सकता है। अब इसके बाद दोस्तों हम सेकंड चैप्टर पे चलते हैं, आगे क्या हुआ। देखिए इसके बाद क्या होता है कि भारत की आजादी होती है, ठीक है, 1947 के बाद 1947 में, यह हमारा चैप्टर नंबर 2 है। देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी होती है और जैसे दोस्तों भारत आजाद होता है तो यहां पे पहला जो प्रधानमंत्री बनाया जाता है भारत का, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने ही जापान के ऊपर बॉम्ब गिराया हुआ था, तो भाई अमेरिका का जो मतलब ताकत है या परमाणु ऊर्जा की जो ताकत है वो तो इनको पता थी। इसी वजह से दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ ही क्या डिसीजन लिया, इनका दोस्तों एक सपना था, नेहरू का एक सपना था कि भारत का जो विज्ञान है और जो भारत की टेक्नोलॉजी है उसमें भारत खुद आत्मनिर्भर होना चाहिए और आने वाले टाइम में भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि किसी भी देश, अगर कोई भी देश हमारी हेल्प ना करे तो हम खुद से अपना देश चला सके। यह भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना था और इसी सपने को साकार करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इसी सपने के तहत भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है या जो परमाणु प्रोग्राम है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू कर दिया। अब देखिए आगे का चैप्टर हम समझते हैं। अब दोस्तों जैसे ये प्रोग्राम लॉन्च होता है, यहां पे क्या होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और उनकी सरकार ने एक एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है भारत के अंदर स्थापित किया 1948 में। 1948 में सरकार ने एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास किया और इसी के तहत भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग भी बना दिया गया। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग जो बना था ना दोस्तों, उसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, ये जो व्यक्ति की तस्वीर आपको दिख रही है ना सामने, इनका नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा और इनको हमारे देश का परमाणु जनक बोला जाता है, परमाणु पिता बोला जाता है इनको। क्यों? क्योंकि शुरुआत में इन्होंने ही परमाणु कार्यक्रम जो लॉन्च हुआ था भारत में उसकी निगरानी करी थी और कहीं ना कहीं इन्होंने पूरी जिंदगी अपनी परमाणु कार्यक्रम को ही दे दी।
एंड ये जो है ना, ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे, लेकिन इन्होंने इंग्लैंड से अपनी पीएचडी करी और उसके बाद भारत में वापस आए, वैज्ञानिक बने और उसके बाद देश की सेवा में लग गए। आजकल के लोगों का दोस्तों अलग सिस्टम है। आजकल के लोग क्या करते हैं, भारत में पढ़ते हैं, अच्छी की एजुकेशन लेते हैं और दूसरे देशों में जाके बस जाते हैं। या फिर अगर कोई भारत में स्टूडेंट है तो वो भी ये सोचता है कि यार भारत क्या करेगा, भारत का तो मामला गड़बड़ है, इसीलिए वो दोस्तों अपना बस्ता और बोरिया बिस्तर समेटते हैं और दूसरे देशों में जाके वहां के देशों को अपनी सेवाएं और अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लेते हैं। लेकिन उस टाइम पे दोस्तों ऐसे देशभक्त हुआ करते थे जो इंग्लैंड में पढ़ते थे, इंग्लैंड में अपनी पीएचडी कंप्लीट की, लेकिन भाई आकर तो नौकरी भारत में ही करेंगे, भारत की सेवा करेंगे और भारत को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। अब दोस्तों डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जब भारतीय परमाणु ऊर्जा के आयोग के अध्यक्ष बने ना, तो इन्होंने भारतीय सरकार को 3 प्रकार के परमाणु प्रोग्राम लॉन्च करने की जो है सजेशन दिया। इन्होंने देखिए, इन्होंने 3 चरण में प्रोग्राम का विजन दिया था इंडियन गवर्नमेंट को, जिसमें सबसे पहले इन्होंने बोला था हैवी वाटर रिएक्टर्स के बारे में, एंड दूसरा इनका सजेशन था फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स के बारे में, और तीसरा था थोरियम रिएक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का सजेशन इंडियन गवर्नमेंट को दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दोस्तों यहां पे हम लोग जो है चैप्टर नंबर 4 में बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही ये प्रोग्राम्स भारतीय सरकार ने लॉन्च करे, लगभग पूरी दुनिया के सामने ये हो गया कि यार अब भारत देश भी जो है ना परमाणु हथियार बनाने की होड़ में आ गया है, और कुछ टाइम में शायद हो सकता है कि भारत भी परमाणु हथियार बना दे। अब दोस्तों अमेरिका जैसे देश ने क्या किया कि भारत के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि भाई अगर तुम परमाणु बम बना लोगे या परमाणु हथियार बना लोगे तो जो हम जो तुमको हेल्प कर रहे हैं या जो सहयोग कर रहे हैं वो तुम्हारा हम बंद कर देंगे। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि भारत के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और बाबा जो थे, ठीक है, इन्होंने दुनिया को एक विश्वास दिलाया कि हम भारत के अंदर परमाणु कार्यक्रम जो लॉन्च कर रहे हैं ये सिर्फ हमारा उद्देश्य इसका शांतिपूर्ण रहेगा। मतलब दोस्तों इन्होंने ये बोला दुनिया को कि हम ये जो प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं इसके पीछे हमारा उद्देश्य शांतिपूर्ण का है। हम जो भी परमाणु ऊर्जा हमारे पास होगी या फिर हम जो भी बनाएंगे उसका हम इस्तेमाल करेंगे हमारे देश की बिजली बनाने में या फिर हमारे देश की जो भी परमाणु ऊर्जा डिमांड्स हैं उनको कंप्लीट करने में। अब भाई ये सब कुछ अगर बाकी देशों के सामने बोला गया तो बाकी देशों को विश्वास हो गया और अमेरिका और बाकी देशों ने हमारे देश की हेल्प करना शुरू कर दी। अब क्या हुआ कि 1955 में कनाडा और अमेरिका ने भारत देश की मदद की और कनाडा ने पहला जो रिएक्टर है क्रूज रिएक्टर वो भारत को दे दिया। इसके साथ ही अमेरिका ने भारत को भारी पानी की सप्लाई करी और यहां से भारत का जो प्रोग्राम है जो परमाणु प्रोग्राम है वो धीरे धीरे शुरू हो गया। एक बात दोस्तों मैं आपको यहां पे और क्लियर कर दूं, कनाडा ने जो क्रूज रिएक्टर भारत को दिया था ना ये कोई नॉर्मल रिएक्टर नहीं था, ये ऐसा रिएक्टर था जिस रिएक्टर से प्लूटोनियम निकाला जा सकता था। और प्लूटोनियम दोस्तों आगे चलकर परमाणु हथियारों के अंदर इस्तेमाल होता है, इसीलिए यह रिएक्टर कनाडा से भारत ने खरीदा या फिर भारत ने यह रिएक्टर कनाडा से लिया। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 5 नंबर चैप्टर की। देखिए दोस्तों जैसे ये प्रोग्राम आगे आगे बढ़ रहा था और भारत का प्रोग्राम आगे आगे बढ़ रहा था तो इसमें कुछ विपदाएं या फिर कुछ प्रॉब्लम्स भी आई जिस की वजह से भारत का जो ये परमाणु प्रोग्राम था वो इतना डिले होता गया और लगभग 27 साल लग गए परमाणु परीक्षण करने में। अब देखिए इसमें कुछ जो प्रॉब्लम्स आई थी वो आया था दोस्तों, पहला तो कोल्ड वार और दूसरा चीन युद्ध। देखिए होता क्या है दोस्तों, 1950 से 1960 की बात है, इसके बीच में शीत युद्ध का चरम चल रहा था, यानी कि बोलते हैं ना पीक चल रहा था। अब कोल्ड वार दोस्तों 2 देशों के मध्य में हो रहा था उस टाइम पे, अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में, सोवियत संघ के बीच में हो रहा था। और ये जो दोनों देश थे ना वो आपस में हथियार बनाने की होड़ में लगे हुए थे, इसलिए अमेरिका ने बाकी देशों पे ध्यान देना बंद कर दिया और इसी वजह से दोस्तों ये जो हमारा प्रोग्राम था वो थोड़ा स्लो हो गया। लेकिन दोस्तों भारत के जो वैज्ञानिक थे बाबा और जो बाकी वैज्ञानिक थे इन्होंने रिसर्च जारी रखा
और दोस्तों इन्होंने क्या किया कि जो रिएक्टर तकनीक्स है उन पे रिसर्च किया, रिसर्च रिएक्टर्स जो होते हैं उन पे रिसर्च किया, और जो बाकी प्रोसेस है उनके ऊपर भी काम इन्होंने चालू रखा, और लोगों को मतलब पूरी दुनिया को यही संदेश दिया इन्होंने कि भाई हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं परमाणु ऊर्जा पे या फिर परमाणु प्रोग्राम पे, उसका उद्देश्य है हमारा बिजली बनाने को लेकर। मतलब आने वाले टाइम में हम जो परमाणु ऊर्जा है उससे हम बिजली बनाने वाले हैं, ये पूरी दुनिया को संदेश देते रहे। एंड उसके बाद क्या हुआ कि दोस्तों 1962 में चीन और भारत का युद्ध हुआ और भारत इस युद्ध में हार गया। और भारत जब इस युद्ध में हारा ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोग्राम था वो लगभग 1 से 2 साल और डिले हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ तो उसके बाद क्या होता देखिए, उसके बाद दोस्तों होता है यहां पे 1964 में चीन का परमाणु परीक्षण। देखिए दोस्तों, जब भारत का और चीन का युद्ध होता है तो भारत के नेताओं को लगता है कि यार शायद जो परमाणु प्रोग्राम है वो हमें थोड़ा डिले करना चाहिए, या क्योंकि देश की उस टाइम पे हालत खराब हो गई थी। लेकिन फिर क्या होता है कि अचानक लगभग आगे 2 साल के बाद 16 अक्टूबर 1964 को चीन ने पहला परमाणु परीक्षण किया। और जब चीन ने भाई पहला परमाणु परीक्षण किया तो फिर भारत के जो पॉलिटिशियंस थे, जो नेता थे, उनको अब ये क्लियर हो गया कि भाई हमारे पड़ोसी देश के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स है, अब तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। अगर मान लो भारत और चाइना के बीच में दोबारा कभी वॉर होता है और चाइना ने अगर हम पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए तो हमारी हालत वैसी हो जाएगी जैसे जापान की होगी। तो अब हमें भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना पड़ेगा। और उसके बाद क्या होता है, इसके बाद भारत के परमाणु कार्यक्रम को तेजी से रफ्तार मिली। मतलब जो प्रोग्राम चल रहा था उसको लगभग जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उनसे हरी झंडी मिल गई और वैज्ञानिकों को बोला गया कि भाई अब हमें किसी भी हालत में परमाणु बम चाहिए। लेकिन दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि 1964 के अंदर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उनका निधन हो जाता है और वहां पे एक नए प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री। एक बात दोस्तों मैं आपको और क्लियर कर दूं, जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे हमारे देश के जो शांति प्रिय रहते थे। मतलब इनको ये लगता था कि जो परमाणु हथियार है ना वो लोगों के लिए विनाशकारी हथियार है। मतलब ये परमाणु हथियार है ना जो दुनिया में होने ही नहीं चाहिए, ऐसा इनको लगता था। और इसीलिए ये जो है अपने टाइम में परमाणु हथियार बनाना नहीं चाहते थे। अब इसके बाद क्या होता देखिए, हम उसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, डॉक्टर बाबा ने चीन के परीक्षण के बाद और ज्यादा तरीके से सक्रिय हो जाते हैं और सरकार को कहते हैं कि सरकार हरी झंडे दिखा दे तो वो 18 महीनों में ही बॉम्ब बना सकते हैं। चीन का जब परीक्षण होता है तो उसके बाद ये जो भारत के वैज्ञानिक थे इन्होंने दोस्तों भारत की गवर्नमेंट से कहा कि अगर भाई आप हमें हरी झंडी दे दे तो हम अगले 18 महीनों के अंदर ही हम आपको एक परमाणु बॉम्ब बना के दे देंगे। लेकिन फिर क्या होता है कि लगभग 1964 से 1966 के बीच की बात है, 1966 में भाई इनके भी एक हवाई हादसे के अंदर मौत हो जाती है। देखिए कुछ लोगों को तो ये लगता है कि ये सिर्फ एक हादसा था, इस वैज्ञानिक की मौत हो गई, और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि ये एक साजिश थी। और क्योंकि बाकी जो देश थे वो ये नहीं चाहते थे, चाइना या फिर अमेरिका जैसे देश ये नहीं चाहते थे कि भारत के पास भी परमाणु बम हो, इसीलिए कहीं ना कहीं इनकी जो है जान ले ली गई, इनको मरवा दिया गया। लेकिन रियल बात क्या है, रियल सच्चाई है क्या है, वो शायद आज तक भी किसी के सामने नहीं आई। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसके बाद दोस्तों हम यहां पे बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। देखिए भारत का परमाणु ढांचा, यहां पे हम इसकी बात करेंगे। दोस्तों डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जब एक्सपायर हो जाते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है, तो जो भारत का परमाणु जो प्रोग्राम था वो थोड़ा और ज्यादा स्लो हो गया, क्योंकि जो मेन आदमी है वही नहीं बचा था। तो अब क्या हुआ कि दोस्तों भारत का जो परमाणु प्रोग्राम था वो धीरे धीरे स्लो हो गया। लेकिन भारत देश जो था या फिर जो भारत की गवर्नमेंट थी उनके सामने एक विजन क्लियर था कि हमें कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से परमाणु हथियार बनाने पड़ेंगे। और इसीलिए दोस्तों हमारा जो भारत का परमाणु ढांचा था ना वो धीरे धीरे सरकार ने बनाना चालू रखा। और मुंबई में बना पहला भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके अलावा
TIRF जो है थ्योरेटिकल रिसर्च सेंटर भी बनाया गया, एंड IGCAR जो फर्स्ट बी प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया गया, एंड MPCIICL रिएक्टर निर्माण के लिए भी ये कुछ प्रोग्राम जो है भारत सरकार ने लॉन्च करे। मतलब भारत सरकार ने दोस्तों अपना जो परमाणु प्रोग्राम है या फिर जो ढांचा है उसको और मजबूत बनाने की कोशिश करी और धीरे धीरे अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहे। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, उसके बाद दोस्तों यहां पे आती है इंदिरा गांधी सरकार, चैप्टर नंबर 8। देखिए दोस्तों 1966 में इंदिरा गांधी की जो है उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया, और इंदिरा गांधी दोस्तों जैसे ही प्रधानमंत्री बनती है, यहां पे दोस्तों क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में जो परमाणु हथियार है उनको बनाने पे कहीं ना कहीं रोक लगना शुरू हो जाती है, और एक प्रोग्राम 1968 में लॉन्च किया जाता है या जिसको बोला जाता है NPT। इसका मकसद था दोस्तों नए जो भी देश थे उनको परमाणु हथियार बनाने से रोकना। लेकिन दोस्तों ये जो प्रोग्राम पूरे दुनिया में चल रहा था या फिर अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों ने चलाया था, इसका कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी ने खंडन कर दिया, और इन्होंने बाकी देशों से कहा कि ये जो है ये हमारे देश के साथ एक तरीके से भेदभावपूर्ण नीति है। मतलब इंदिरा गांधी ने दोस्तों दुनिया को ये कहा कि 5 देशों के पास तो परमाणु हथियार है, वो तो लीगल है, लेकिन अगर हमारा देश परमाणु हथियार बनाएगा तो वो कैसे इलीगल हो गया, ये तो भाई भेदभावपूर्ण नीति हो गई ना। और इसी वजह से दोस्तों इंदिरा गांधी ने ये जो प्रोग्राम था इसके ऊपर किसी भी प्रकार के कोई हस्ताक्षर नहीं किए, और इन्होंने एक साफ साफ संदेश पूरी दुनिया को दिया कि अगर हम परमाणु हथियार बना रहे हैं या फिर परमाणु ऊर्जा के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो हम सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इसके बाद दोस्तों इंदिरा गांधी की देखिए रणनीति साफ थी कि भारत हथियारों की होड़ से दूर रहेगा लेकिन तकनीक अपने पास रखेगा। ठीक है। एंड इसके बाद वैज्ञानिकों ने कनाडा के जो रिएक्टर थे, ठीक है, उस रिएक्टर से प्लूटोनियम निकालना शुरू कर दिया, और 1970 तक आते आते भारत के पास जो परमाणु हथियार बनाने की लगभग सारी टेक्नोलॉजी थी, बस राजनीतिक फैसला बाकी था। मतलब भारत के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1970 तक आते आते लगभग जो परमाणु हथियार है वो बनाने की जो सारी टेक्निक्स थी, जो टेक्नोलॉजी थी, वो अपने पास इकट्ठा कर ली थी, और बस ये वेट कर रहे थे कि कब भाई पॉलिटिकल जो मतलब लीडर्स हैं वो हमें हरी झंडी दिखा दे, और जैसे मान लो हमें हरी झंडी मिलती है हम अपना परमाणु प्रोग्राम जो है उसको और फास्ट करके परमाणु बॉम्ब बना देंगे। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि देखिए इसके बाद अंतरराष्ट्रीय दबाव और पाक युद्ध होना शुरू हो जाता है। देखिए जैसे ही ये दुनिया के सामने जो है पता लगता है दुनिया को कि इंदिरा गांधी ने अपना जो प्रोग्राम है उसको और भी तेज कर दिया है, और कहीं ना कहीं अब भारत जो है एक परमाणु हथियार बनाने वाला है, तो उसके बाद क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय दबाव होना शुरू हो जाता है, और साथ ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हो जाता है। अमेरिका ने देखिए धमकी दी थी भारत को कि भारत अगर ये टेस्ट करेगा तो भारत को किसी भी प्रकार की मदद नहीं दी जाएगी, भारत को जो भी मदद अमेरिका दे रहा है वो रोक ली जाएगी। एंड कनाडा ने दोस्तों ये भी कहा कि हमारा जो रिएक्टर है वो शांतिपूर्ण उपयोग के लिए है, हम हमारा जो रिएक्टर आपको दे रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा हथियार बनाने के लिए आपको नहीं दिया था जिससे आप आने वाले टाइम में मानव इतिहास के अंदर कोई जो है गलत हथियार बना सकें। ठीक है। इसके अलावा 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन सोवियत संघ जो है उसने भारत का साथ दिया और वो भारत के साथ खड़ा हो गया जो आज के टाइम का रूस है। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि इसके बाद देखिए 1972 में गांधी ने वैज्ञानिकों को एक ग्रीन सिग्नल दिया और राजस्थान के पोखरण को चुना गया। ठीक है। राजस्थान को पोखरण को चुनने के बाद वैज्ञानिकों ने रात में काम करना शुरू
शुरू किया। रात में काम इसलिए करते थे भारतीय वैज्ञानिक क्योंकि अमेरिका ने दोस्तों भारत के ऊपर सैटेलाइट लगा दिए थे, ताकि अमेरिका चेक कर पा रहा था कि यार भारत किसी भी प्रकार का कोई जो न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, वो नहीं बना सके। इसलिए भारत के ऊपर बार बार जो है सैटेलाइट आते रहते थे। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इससे बचने के लिए रात में काम करना शुरू कर दिया, और भारत के जो वैज्ञानिक थे ना दोस्तों, उन्होंने सबने आर्मी की वर्दियां पहन ली। इस तरह से दोस्तों इस तरीके के प्रोग्राम को और ज्यादा जो है कंप्लीट किया गया। वैज्ञानिकों ने 107 मीटर एक गहरी सुरंग बनाई, और इस सुरंग के अंदर बम को रखकर इसको चारों तरफ से सील कर दिया गया। इसको सील इसी वजह से किया गया ताकि किसी भी प्रकार के जो रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं, जो रेडियो एक्टिव तरंगे हैं, वो किसी भी तरीके से नहीं फैलनी चाहिए। अगर ये फैल गई तो शायद मानव को भी नुकसान हो सकता है, या फिर अमेरिका जैसे देशों को भी इजीली पता लग जाएगा। एंड इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 18 दिसंबर 1974 को बुद्ध पूर्णिमा का यह दिन था, जिस दिन सुबह करीब 8 बजे एक धमाका होता है। इस धमाके से जमीन हिलती है और एक विशाल गुंबद या फिर एक गड्ढा बन जाता है। इस तरीके का आप देख सकते हैं, और ये राजस्थान की पोखरण में हुआ था बुद्ध पूर्णिमा के दिन 8 बजे अप्रोक्स सुबह के। और जैसे दोस्तों ये धमाका होता है, भाई पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि भारत ने परमाणु परीक्षण सक्सेस कर लिया है। इसके बाद दोस्तों पूरी दुनिया को यह भी पता लग जाता है कि भारत अब कोई गरीब देश नहीं रहा है। भारत अब एक उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिन देशों के पास परमाणु हथियार है। लेकिन दोस्तों इस परमाणु परीक्षण के बाद काफी जो देश थे, उन्होंने दोस्तों भारत के ऊपर काफी ज्यादा पाबंदियां लगाई। अमेरिका ने भी भारत के ऊपर काफी सारी पाबंदियां लगाई, लेकिन भारत के जो वैज्ञानिक थे, भारत के जो प्रधानमंत्री थे, वो कहीं पर भी नहीं रुके, और धीरे धीरे करके उन्होंने आने वाले कुछ समय में ही 5 परमाणु परीक्षण कर डाले, और भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जिनके पास अब परमाणु हथियार मौजूद थे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण था उसको सक्सेसफुल बनाया गया, सफल बनाया गया। और ये पहला परमाणु परीक्षण जो था वो लगभग 27 सालों में जाके कंप्लीट हुआ, जिसमें 3 प्रधानमंत्री चेंज हो गए, साथ ही हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भी अपनी जान गंवाई। लेकिन आखिरकार दोस्तों हमारे देश के वैज्ञानिकों ने यह सफल परीक्षण कर लिया। ठीक है, तो आज का दोस्तों कंप्लीट वीडियो था। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई राय है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। एक बात दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में और क्लियर कर दूं, देखिए इस चैनल को या इन जैसे टॉपिक्स पे हमने अभी फिलहाल में वीडियोस बनाना शुरू करे हैं, तो शायद हो सकती है हमारे वीडियोस में कोई भी गलतियां होंगी या हम सही तरीके से आपके सामने वीडियोस नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे बस एक प्रॉमिस करना चाहूंगा कि आप मुझे सपोर्ट करिए, मेरा साथ दीजिए। आने वाले टाइम में मैं आपको इसी प्रकार के और टॉपिक्स जो लेके आऊंगा उन पे सही तरीके से वीडियो एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ताकि आपको सही तरीके से एजुकेशन और जानकारी मिल सके। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आप एक मुझे टॉपिक भी दे सकते हैं जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज उससे पहले एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।